नोडल एनालिसिस सिखा रहे थे क्या? हो गया था सिखा करके? दो एग्जाम्पल, चलो एक दो और कर लेते हैं। बातें मत करो। बना पाओगे कि नहीं? हो गया क्या? ये इक्वेशन अगर आ गया तो बराबर है सब। फिर उसके बाद आपका कैलकुलेशन, अलजेब्रा आपका कितना अच्छा है ये ध्यान, मतलब चेक करने से। अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन तो 9th क्लास में था ना? 9th में था कि 10th में था लीनियर इक्वेशन? वन वेरिएबल पहले ही था, 7th 8th में ही होगा, तो वही है बस। उसके बाद अब देखो यहाँ पर इसको मान लीजिए 0 वोल्ट मान लिया, तो ये +20 हो गया, और ये वाला कितना हो गया? -10 वोल्ट, क्योंकि पोलैरिटी उल्टा है ना। देखो 10 वोल्ट बैटरी की पोलैरिटी उल्टा है ना, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो लॉस होता है कि गेन होता है? बड़े से छोटे में जाता है तो लॉस होता है कि गेन होता है? ये भी नहीं बता पा रहे आप लोग। पहले ज़्यादा पैसे थे, बाद में आपके पास कम पैसे हुआ, इसका मतलब लॉस हुआ कि गेन? लॉस हुआ ना, तो इसलिए माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस इसके बीच का वोल्टेज 10 है, तो हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, इसलिए हमारा लॉस हो रहा है, इसलिए -10 लिख रहे हैं। और यहाँ पर छोटे से बड़े में जा रहे हैं, इसलिए गेन हो रहा है, इसलिए +20 लिखने। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे दो देखो, दो इस 6 3 को सॉल्व करके 2 ले लो ना। ठीक है, मतलब ये ऐसा हुआ इसका x, तो इक्वेशन हो जाएगा x - 20 × 2, x - 20 × 2, फिर x - 0 × 3, और उस वाले ब्रांच में x - +10 हो जाएगा, और पूरे 6 और 3 मिलाकर कितना हुआ? 2 = 0। ये इक्वेशन हुआ।
when dielectric inserted between the plate of capacitor, टॉपिक का नाम है when dielectric inserted between the plate of capacitor, then क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। दो कंडीशंस बनेंगे, एक कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट है, चार्ज करने के लिए बैटरी कनेक्ट कर दिए, कैपेसिटर के प्लेट के बीच का सेपरेशन d है, प्लेट एरिया a है। दूसरे में भी कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट किए, चार्ज किए दोनों कैपेसिटर को। एक तरफ बैटरी कनेक्टेड ही है, इसी सिचुएशंस में एक डाइलेक्ट्रिक को इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं, और एक में आफ्टर चार्जिंग सर्किट को ओपन कर दिए, सर्किट ओपन आफ्टर चार्जिंग। जब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तब सर्किट को ओपन कर दिए। अभी ओपन सर्किट के केस में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब दो कंडीशंस, ये हुआ क्लोज सर्किट और वो हुआ ओपन सर्किट। सही बात है, देख रहे हैं। बताओ तो इस दोनों से आपको क्या समझ रहा है? दोनों में बेसिक बात क्या है, क्या फर्क है दोनों में? एक में सर्किट ओपन, एक में सर्किट क्लोज है, यही फर्क है। इसके अलावा दूसरा फर्क बात पूछने वाला, ये तो लिखा हुआ ही है। बोलो इसके अलावा दूसरा क्या फर्क हो सकता है? पॉइंट नंबर 1 देखो, हाँ हो गया, आपके दिमाग की पहचान हो गई। आप सब बस एक ही चीज में रहते हैं, कौन से लड़की ने किसके साथ बात किया। बताओ कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा? डाइलेक्ट्रिक के डाल देने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और बाद में कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीजेज। मतलब सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी, बराबर। इधर भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा और वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इधर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा सोच के बताओ तो। तब देखो, चार्ज जो है वो, चार्ज के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, आपको नहीं पूछ रहा, पीछे वाले। हाँ, ऐसा यूनिट ही बता दो। न्यूटन? हाँ, कूलम? ये कब पढ़े थे? चार्ज का सीजीएस यूनिट? आपको भी क्लास में बैठना है? हाँ, देखो कैसे बातें करने लग गए। क्या बोल रहा था? हाँ बोलो तो। देखो
फट से कितने लोगों ने पेज पलट दिया? अच्छा, पेज पलटने की आवाज आई थी मुझे, बराबर। पलटे ना पेज, कितने बड़े बेशरम है। एक होता है, क्या बोलते हैं, नजर जब छुपाए तो चीटिंग करना। एक होता है नजर के सामने नजर में धूल झोंक करके चीटिंग करना। किस लेवल की चीटिंग कर रहे हैं, मतलब गजब। थोड़ा उस टाइलेंट में भी शार्पनेस लाओ। ऐसे पेज पलटो। देखो, हमने आपको पढ़ाए थे कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है। मतलब सिस्टम आइसोलेटेड उसमें है कि इसमें? आइसोलेटेड सेकेंड वाले में कि फर्स्ट वाले? सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में कनेक्शन नहीं है, कहीं से भी चार्ज ना आ सकता है ना जा सकता है। फर्स्ट वाले में तो बैटरी कनेक्टेड है ना कैपेसिटर के साथ, तो बैटरी तो चार्ज दे भी सकता है और ले भी सकता है। चार्ज कौन देता है? बैटरी। और चार्ज कौन ले सकता है? बैटरी। आपको पता है ना बैटरी चार्ज भी होते ना बैटरी चार्ज। कभी बैटरी को चार्ज होते देखे? रोज ही मोबाइल चार्ज करते होंगे, करते? मोबाइल में क्या होता है? चार्ज करते ना। बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे, चार्ज करते हैं आप, या करते हुए देखते होंगे। तो बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक होते प्राइमरी, एक होते सेकेंडरी। ठीक है, कितने प्रकार की बैटरी होते हैं? दो प्रकार की, एक प्राइमरी और एक सतयुग में बना था, एक कलयुग में बना है। प्राइमरी किसे बोलते हैं? सतयुग वाले को। प्राइमरी बैटरी वो जिसे चार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो। जैसे जैसे वो होता है टॉर्च वगैरह में होता है सेल, बराबर। जब तक है तब तक है, फिर निकल गया तो फिर हटा करके फिर दूसरा लगाना। रेडियो में लगते थे बैटरी, ठीक है, वो है नॉन रिचार्जेबल बैटरी। और कुछ बैटरी चार्जेबल होते हैं, जैसे इसमें लगा हुआ बैटरी, इसमें क्या होगा? बैटरी तो होगा ना, ये कहीं से कनेक्टेड है क्या? पर चल रहा है ना, चल रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? बैटरी होगा। तो ये हुआ रिचार्जेबल बैटरी, जिसको चार्ज करते हैं फिर कुछ दिन तक चलता है, फिर चार्ज करते हैं फिर कुछ दिन तक चलता है, इसको कहते हैं रिचार्जेबल बैटरी। इसे सेकेंडरी बैटरी कहते हैं, बराबर, सेकेंडरी सेल। तो बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है, बराबर। तो बैटरी चार्ज दे भी सकता है और बैटरी चार्ज ले भी सकता है। तो इस वाले कैपेसिटर में देखो, ये वाले कैपेसिटर बाहर बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी ने इसको चार्ज दिया है, और बैटरी चार्ज ले भी सकता है क्योंकि अभी भी कनेक्टेड है सर्किट। और ये वाला सर्किट का कनेक्शन खत्म हो गया, चार्ज करने के बाद सर्किट को क्या कर दिए? डिस्कनेक्ट कर दिए। डिस्कनेक्ट कर दिए तो अब क्या बैटरी चार्ज दे सकता है? चार्ज तो सिर्फ तभी फ्लो होगा ना जब सर्किट कंप्लीट होगी। ओपन सर्किट में चार्ज फ्लो हो सकता है क्या? बिल्कुल ओपन सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं होता है, मुन्ना थोड़ा ध्यान से। तो ओपन सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं होता। चार्ज फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। यहाँ सर्किट ओपन है, इसका मतलब यहाँ कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। मतलब बैटरी जितना चार्ज देना था दे चुका है, अब ना तो ले सकता है ना ही दे सकता है, बराबर है। देना या लेना दोनों केस तभी पॉसिबल है जब वो कनेक्टेड होगा सेल से, अदर मतलब सर्किट से। अदरवाइज सर्किट अगर ओपन है तो चार्ज ना ही तो अब वो एक्स्ट्रा दे सकता है और ना ही एक्स्ट्रा ले सकता है। मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर कौन हुआ? ये कि ये वाला। इसका मतलब इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब चार्ज नहीं बदलेगा। और इसमें बैटरी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? इसमें चार्ज कांस्टेंट होगा क्या? नहीं होगा। बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी का जो वोल्टेज है, मान लो कि एक वो 9 वोल्ट की बैटरी आपने देखे छोटे वाले, जो आप लोग सर्किट वर्किट में यूज करते होंगे कभी भी, कोई स्कूल का टेम्पररी टाइम पास प्रोजेक्ट बनाने में, बराबर किया है कभी? तो 9 वोल्ट की बैटरी है, उसे हमने सर्किट में कनेक्ट किया, तो उसके अक्रॉस का क्या मेंटेन है? उसे 9 वोल्ट ही क्यों कहते हैं बताओ? 9 वोल्ट ही क्यों कहते हैं? 9 वोल्ट बैटरी क्यों कहते हैं? 9 वोल्ट 8 वोल्ट बैटरी क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 है, कांस्टेंट है। अच्छा, मार्केट से खरीद के लाया, पोटेंशियल मेजर किया 9 वोल्ट है, और 10 मिनट बाद फिर मेजर करेंगे तो फिर से कितना रहेगा वो, और फिर मेजर करेंगे तो फिर से कितना रहेगा? 9 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है ना। क्या है पोटेंशियल? तो अगर कोई बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी का क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा? वोल्टेज, ठीक है। तो उस वाले में चार्ज कांस्टेंट, इस वाले में वोल्टेज कांस्टेंट, बराबर। वोल्टेज कांस्टेंट उधर चार्ज कांस्टेंट। आप ध्यान रखना, जब कभी सवालों में
दिखे सर्किट ओपन तो क्या कांस्टेंट, और सर्किट क्लोज, और जब पता ना चले तो यही बाय डिफॉल्ट मानते हैं। जब क्वेश्चंस के लैंग्वेज है, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि क्वेश्चन में क्लियर नहीं करता कि उसमें कौन सा टाइप का सर्किट यूज किया, बराबर। तो जब क्वेश्चंस में क्लियर ना करें तो बाय डिफॉल्ट क्या समझना है, चार्ज कांस्टेंट। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ओपन सर्किट चार्ज कांस्टेंट वाले जो कॉन्सेप्ट है ये बाय डिफॉल्ट समझना है। मतलब अगर कोई ऐसा सवाल जिसमें क्लियर नहीं हो उसमें चार्ज को कांस्टेंट मानना है, बराबर है। मतलब क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें क्लियर बताया जाता है, उससे क्वेश्चंस पढ़ के अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आप पढ़ के पता कर सकते हो कि उसमें चार्ज कांस्टेंट है या वोल्टेज कांस्टेंट। लेकिन कभी कभी कोई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें लैंग्वेज में क्लियर बिल्कुल नहीं रहता कि सर्किट कौन सा टाइप का यूज किया गया। तो जब सर्किट कौन सा टाइप का यूज किया ये क्लियर नहीं हो तो कौन सा सर्किट मानेंगे, ओपन सर्किट, जिसमें क्या कांस्टेंट मानेंगे, चार्ज को। मतलब आपको ध्यान रहेगा, सवाल में फंसेंगे तो नहीं। अब आप देखो कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू के सी, बराबर। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी होता है। यहां से देखो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। पहले वाले तरफ में देखो क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब चार्ज भी बढ़ेगा। तो पहले वाले टर्म में डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। तो देखो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो चार्ज क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, और डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो चार्ज इक्वल टू के सी वी, बराबर। तो मतलब के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो क्यू डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू, बराबर। चार्ज बढ़ गया। इधर देखते हैं ध्यान से, चार्ज क्या है यहाँ, अगर चार्ज कांस्टेंट हो और कैपेसिटेंस क्या हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ वोल्टेज वी डैश इक्वल टू वी बाई के, वी डैश इक्वल टू वी बाई के। कैसे है वी डैश इक्वल टू वी बाई के, क्योंकि ये वी इक्वल टू क्यू बाई सी है, तो वी डैश इक्वल टू क्यू बाय सी डैश। क्यू बाय सी डैश मतलब के सी, तो क्यू बाय सी को वी बोलेंगे, इसलिए वी बाय के, बराबर। मतलब जो बढ़ रहा है उसे के से मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा समझो, और जो कम हो रहा है उसे के से डिवाइड करना है, बराबर है। जो बढ़ेगा उसमें के से मल्टीप्लाई होगा और जो कम होगा उसमें के से डिवाइड होगा। समझा क्या, हाँ ठीक। चौथा पॉइंट, अगर मैंने पूछा एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड जो है कैपेसिटर में उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें चार्ज कांस्टेंट उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ताकि कंपेयर करना आसान होगा। बाकी दोनों तो फॉर्मूला सेम ही है ना, सेम है क्या अलग है, सेम है ना। तो जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट उसमें इसको यूज करके देख लेंगे, और जिसमें चार्ज कांस्टेंट उसमें इसको यूज करके देख लेंगे, अपन को पता चल जाएगा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो बताओ पहले वाले टर्म में वोल्टेज कांस्टेंट है लेफ्ट साइड वाले में, तो वोल्टेज कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहाँ एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीजेज। मतलब U इक्वल टू यू डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ U। जो बढ़ेगा उसे के से मल्टीप्लाई करना। देखो सी डैश, सी की जगह सी डैश आएगा तो के ही तो मल्टीप्लाई होगा ना, के बढ़ गया। इधर बताओ इस वाले में क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट हो, और सी क्या हो रहा है, तो एनर्जी, इधर वाले में एनर्जी डिक्रीज, बराबर। मतलब यू डैश इक्वल टू यू बाय के, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। E इंटू डी इक्वल टू वोल्टेज होता है, E इक्वल टू वी बाय, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ कैसे, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस उतना ही रहेगा।
ये है कांस्टेंट। अब जिसमें v कांस्टेंट उसमें e कांस्टेंट, जिसमें v चेंज होगा उसमें e चेंज हो जाएगा। बताओ v किसमें कांस्टेंट? फर्स्ट वाले में। इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। इस वाले में v क्या हो रहा है? कम हो रहा है। v कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इक्वल टू, बताओ v की जगह v बाई के हो जाएगा, तो ई डैश की जगह क्या हो जाएगा? ई बाई के। यही मैं एक दिन बताया था, ई डैश इक्वल टू ई बाई के। समझा क्या बात है? चलो लिखो। हो गया? लिख लिए? हटाओ इसे, लिखो इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो देखो ध्यान से, एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किए, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। ठीक है? तभी इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी बीच में एयर है, तो उस केस में जो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन उसका इधर से इधर, बराबर, प्लस से माइनस की तरफ। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये मीडियम है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज बॉन्डेड होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बॉन्डेड होते हैं। तो इस मीडियम के सभी माइनस को यहां ये खींचेगा, प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सभी प्लस को ये वाला माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सॉरी प्लस। तो ये है चार्ज जो बाहर से हमने सप्लाई किया, और यहां जो ये डेवलप हुआ क्यू आई, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। वही हमको एक्चुअली में निकालना है। तो अब देखो ध्यान से, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होगा, ये बाहर वाली चार्ज की वजह से इधर की तरफ ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और ये अंदर में जो चार्ज डेवलप हुआ उसकी वजह से इधर की तरफ ई डी टू इंड्यूस चार्ज। तो जो नेट फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? दोनों वेक्टर के हिसाब से एक दूसरे के अपोजिट है, ई ड्यू टू क्यू चार्ज माइनस ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, बराबर है कि नहीं? मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोल दो, क्योंकि वेक्टर के हिसाब से ऑलरेडी माइनस कर दिया उसे, बराबर। तो ये हुआ ई नेट। ई नेट का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ जब कैपेसिटर चार्ज हो गया फिर डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई बाय के, पहले का जितना था वो बाय के। ये ई ड्यू टू क्यू चार्ज मतलब पहले वाला ई माइनस ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इसको इधर लाता हूँ, ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इक्वल टू ई माइनस ई बाय के। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बताओ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ई कॉमन हो जाएगी, 1 माइनस 1 बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इंड्यूस चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ पुराना वाला चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस 1 बाय के। देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया इंड्यूस चार्ज इक्वल टू पहले वाला क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के। बना दीजिए। लिख लो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक।
टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसमें प्लस और माइनस चार्ज बॉन्डेड होता है, नो फ्री चार्ज होते हैं, प्लस एंड माइनस चार्ज बाउंडेड होते हैं। मतलब इसका मतलब नो फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज, फ्री चार्ज नहीं होते। पोलर डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब, आपने पोलर और नॉन पोलर तो नाम सुने ही होंगे। पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, कि जीरो हो, जीरो ना हो, वो हुआ पोलर मॉलिक्यूल, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए वो हो गया नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, ठीक है, और नॉन पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो। मतलब पोलर मॉलिक्यूल में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो प्लस और माइनस है वो अलाइंड होते हैं, ऐसे सब मिलकर के एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम -2, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, सब वेक्टर एक तरह के एक साथ रहता है, अलाइन रहता है, नेट रिजल्टेंट कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो ये हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जांपल अगर कोई बोल देगा तो केमिस्ट्री के जितने भी पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल है वो सब हो जाएंगे, जैसे कि वाटर, NH3, CH3Cl, HF, HCl एटसेट्रा। जितने पोलर मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री का वो सब एग्जांपल है। पूछे जाते हैं एग्जांपल्स, याद नहीं रहते बच्चों को क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो आपको मतलब एग्जांपल्स कहाँ से लेने हैं? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल तो समझते ही होंगे ना, ऑर्गेनिक में भी पढ़ाए होंगे और उधर भी पढ़ाए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल कहीं तो भी पढ़ाए गए होंगे, बराबर। फिर नॉन पोलर के एग्जांपल्स जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लो CH4, ठीक है, N2, O2, CO2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे बेंजीन, बेंजीन में भी इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ये सब एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल पूछे जाते हैं मेंस में, तो ध्यान रखना है। नॉन पोलर मतलब क्या? नॉन पोलर का मतलब इसमें चीजें अलाइंड नहीं है, एकदम रैंडम डायरेक्शन है। ऐसा अलाइंड नहीं है। तो रैंडम मतलब ये जो डायरेक्शन है वो कैसा है? रैंडम है। रैंडम डायरेक्शन है, इसलिए नेट जो म्यू हो गया वो क्या हो जाएगा? जीरो। वेक्टर सम सभी म्यू का जीरो हो जाएगा। सब म्यू क्रिएट होगा लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। मतलब आप समझो कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं सबके डायरेक्शन अलग अलग है, मल्टीपल डायरेक्शंस में। तो जब मल्टीपल डायरेक्शंस में उसे कहते हैं रैंडम डायरेक्शंस, और सभी का रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, बराबर। अब इसे अगर अलाइन करना हो हमको, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज को एक तरीके से वैसा करना पड़ेगा। तो कैसा करना है? तो इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दे, नॉन पोलर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, जैसे कि मान लो कोई ऐसा है माइनस प्लस, तो ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस वाले पे अपने तरफ फोर्स लगाएगा और माइनस वाले पे अपोजिट, और इसको फिर ऐसा अलाइन कर देगा, बराबर। तो जैसे यहाँ पर सभी रैंडम डायरेक्शंस में है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल रख दिए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को सिस्टमेटिकली सजा देगा इसके तरह, बराबर। फोर्स लगा करके चार्ज पे, प्लस चार्ज पे और माइनस चार्ज पे फोर्स लगा करके। तो जब ऐसा सजा देगा तो जो नॉन पोलर है वो फिर कैसा बन जाएगा? मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। सभी मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे। पहले जो रैंडम डायरेक्शन था, अब रैंडमनेस उसमें रहने नहीं दिया, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। इसका मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को
पोलर बना सकते हैं बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पॉइंट है एनी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैन बी कन्वर्टेड into polar by external इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नॉन पोलर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि ये वाला क्लासरूम में आप सब बैठे थे, मैं जब नहीं आया था तो सब एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई इधर को उधर को उधर, एकदम चरस मचाए हुए थे। जैसे ही मैं इंटर हुआ उसके बाद सब अलाइंड हो गए किधर, बोर्ड की तरफ, बराबर है ना, सब किधर अलाइंड हो गए, बोर्ड की तरफ। तो आप सब पहले कैसे थे, नॉन पोलर, कोई रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं था, ठीक है। ऐसे ही टाइम खराब हो रहे थे, मेरे आने के साथ ही सबका टाइम अब यूटिलाइज होना चालू हो गया। अब कैसे हो गया, पोलर, बराबर, एक वेक्टर निकल के सामने आ गया। समझ में आया क्या, हाँ या ना। उससे पहले भी आप ही थे और बाद में भी आप ही हैं, लेकिन आपके डायरेक्शन बदल गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन आपका हो गया। तो मतलब मैं हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आप हुए नॉन पोलर, कन्वर्ट हो गए किसमें, मैं फिर जाऊंगा वापस से क्या हो जाएंगे आप, लिख लो।